हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक चैप्टर ग्रेविटेशन। तो ये चैप्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग पहले ग्रेविटेशन का कैपलर्स लॉ देखेंगे, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ देख लेंगे और कुछ पॉइंट देख लेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। ये जो चैप्टर है ना, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना थ्योरी वाला पोर्शन आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर टफ क्वेश्चन पूछता है ना क्वेश्चन, तो वो सॉल्व भी नहीं होता है। तो थ्योरी एकदम क्लियर कर लीजिए और जितना मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर में लगाएंगे उतना आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे इस चैप्टर से। तो चलिए पहले हम लोग कैपलर्स लॉ देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग हिंदी में देखेंगे पहले, फिर उसके बाद इंग्लिश में देख लेंगे। तो हिंदी इंग्लिश वाला चक्कर तो बहुत बेकार मुझे लगता है, मुझे काफ़ी दिक्कत भी होती है, कहीं मिलता नहीं है। ये समझिए कि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, गूगल करो फिर यहाँ से लो वहाँ से लो, काफ़ी दिक्कत। चलिए तो मैं ढूंढा हूँ कहीं से और आपको पहले हिंदी से करा देता हूँ। तो ये देखिए, कैपलर ने सौर परिवार में सूर्य के चारों ओर परिक्रम करने वाले ग्रहों की गति संबंधी निम्नलिखित 3 नियम दिए थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है ना कि कैपलर साहब ने कितने नियम दिए थे। तो 3 नियम दिए थे, यही क्वेश्चन फर्स्ट बन जाता है। तो इनका जो फर्स्ट का था रूल था जो, तो कैपलर्स का कक्षाओं का नियम, सेकंड क्षेत्रीय चाल का नियम और थर्ड परिक्रमण काल का नियम, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट प्रथम नियम इनका क्या था ये देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या था। प्रथम नियम को कहते हैं कक्षाओं का नियम कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। प्रथम नियम को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कैपलर्स के फर्स्ट प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो ये देख लीजिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के प्रत्यह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। विभिन्न ग्रहों की कक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यह कैपलर का प्रथम नियम, इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। तो ये चीज़ ये देखिए, इंग्लिश में लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं कैपलर्स के फर्स्ट लॉ को। ये अच्छे से जान लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिकल पाथ होता है। जैसे मान लीजिए एक गोला होता है ना, एक सेंटर एक होता है, वैसे इस इलेक्ट्रिकल पाथ में 2 फोकस होते हैं। दो फोकस को और प्लूरल फॉर्म में जब कहेंगे तो फोकाई होता है। तो 2 फोकाई, एक फोकाई पे आपका सूर्य होता है और इसके ऑर्बिट, इसके जो चारों तरफ क्या प्लेनेट आपके चक्कर लगाते हैं, यही चीज़ बोल रहा है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर होता है। तो 2 फोकाई होते हैं, वो चीज़ बात कर रहा है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, द्वितीय नियम का क्या था, क्षेत्रीय चाल का नियम, जो कैपलर्स का सेकंड लॉ था ना, वो क्षेत्रीय चाल का नियम उसको कहते हैं। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इनका सेकंड रूल देखिए कैपलर्स का, किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा बराबर समय अंतरालों में बराबर क्षेत्रफल पार करती हैं। यही इंपॉर्टेंट है, बराबर समय लेगा। डेल्टा टी जो है इक्वल टू किसके होगा, डेल्टा आर के, तो बराबर क्षेत्रफल होगा, ये चीज़ है। अर्थात प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। इसे कैपलर का द्वितीय नियम कहते हैं, हम इसे क्षेत्रीय चाल का नियम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। ये अच्छे से देख लीजिएगा, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी किसको कहते हैं, कैपलर्स के सेकंड लॉ को एक नाम से और जानते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी या बोलिए, या ऑफ लॉ ऑफ एरिया भी बोलिए। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैपलर्स के सेकंड लॉ का दूसरा नाम क्या है। तो लॉ ऑफ एरिया बोलिए या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, ये चीज़ है। तो ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, तो आपको सब दिखेंगे। ये देखिए, तृतीय नियम क्या है, जो थर्ड रूल था कैपलर्स का, क्या था तृतीय नियम, परिक्रमण काल का नियम, इसको कहते हैं। थर्ड लॉ को परिक्रमण काल का नियम कहते हैं। तो सूर्य के परितः किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात, ये देख लीजिए, तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती, मतलब क्या होती है ये देखिए अभी। और तृतीय लॉ को क्या कहते हैं नाम से, लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं, परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं कैपलर्स के थर्ड लॉ को।
माना किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल t है तथा इसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा का अर्ध दीर्घ अक्ष a है, तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा आप, तो जो चारों ओर परिक्रमण काल होता है ना, ये टाइम पीरियड जो होता है, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के क्यूब होगा। ये थर्ड कैप्लर्स लॉ था। ये टाइम पीरियड, ये आपका एरिया हो जाएगा। अगर टाइम आप बढ़ाएंगे एरिया, तो एरिया कितना गुना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा। ये चीज़ हो जाएगा। इस प्रकार कैप्लर के नियम से, ये देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैप्लर के नियम से न्यूटन ने कितने निष्कर्ष निकाले थे, तो 3 निष्कर्ष निकाले थे। तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि कैप्लर कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। और न्यूटन कैप्लर्स के नियम को यूज करके कितने निष्कर्ष निकाले थे, 3 निष्कर्ष निकाले थे। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए, जैसे जो 3 निष्कर्ष न्यूटन साहब ने निकाले थे, साइंटिस्ट थे न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तो ये देखिए उनका फर्स्ट जो क्या था, फर्स्ट जो निष्कर्ष था ये था, ग्रह पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। यह बल ग्रह तथा सूर्य के बीच औसत दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यह फिजिकल टू एम की बात कर रहा है और कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की तरफ होती है। तो ये हो गया सेकंड। और थर्ड, यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, ये थर्ड रूल था किसका, एक्शन रिएक्शन। कोई भी मास हो, अगर आप उसको धक्का देते हैं तो वो भी आपके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाती है। आप एक्शन करते हैं तो वो रिएक्शन फोर्स लगाती है बदले में। तो ये न्यूटन्स का थर्ड ही लॉ तो था। तो यही चीज़ थर्ड लॉ ये हो गया, सेकंड लॉ ये हो गया न्यूटन्स का, और फर्स्ट लॉ ये था, ग्रह पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। तो ये तीनों अच्छे से आप जान लीजिए। न्यूटन्स ने निष्कर्ष निकाले थे कैप्लर्स के 3 रूल को फॉलो करके। ये चीज़ हो गया। ये देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि कैप्लर के नियम से न्यूटन ने 3 निष्कर्ष निकाले। तो ध्यान दें आप कि यह तीनों निष्कर्ष एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम अपान आर स्क्वायर। तो अगर यह आप फोर्स बढ़ाएंगे तो मास भी बढ़ेगा, बट ये जो रेडियस है ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। सूत्र से यह बताए गए कि अपने मन से नहीं, यह प्रयोग किया गया बल है विकेंद्र बल। मतलब इसी से न्यूटन साहब ने तीनों नियम, आप तीनों निष्कर्ष निकाले थे। कैप्लर्स के नियम प्रश्न, चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। कैप्लर के कितने नियम थे, अब आपको एकदम रटा होगा, 3 नियम थे। अब ये सेकंड वाला देखिए, कैप्लर के नियम से न्यूटन कितने निष्कर्ष निकाले थे, तो 3 ही निष्कर्ष निकाले थे। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैप्लर के प्रथम नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कक्षाओं का नियम कहा जाता है। कक्षाओं का नियम मीन्स लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये सब देख लेंगे। चलिए हम लोग कुछ इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इंग्लिश वाले भी हैं। तो कैप्लर्स लॉ ऑफ ये क्या लिखा, प्लेनेटरी मोशन। तो फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एंड सन, और सन जो होता है सिचुएटेड एट द वन ऑफ द 2 फोकाई। 2 फोकाई के किसी एक फोकस पे क्या होता है, सन आपका टिका होता है, मतलब सिचुएटेड होता है। तो ये चीज़ बात कर रहे हैं। F1 F2 आर फोकाई है। जैसे ये देख लीजिए, F1 पे तो सूर्य है ही, और F2 है। तो एक इलिप्टिकल पाथ में आपका कितना फोकाई होता है, 2 फोकाई होता है। एक फोकाई पे आपका सूर्य होगा, एक आपके दूर होगा। तो ये चीज़ हो जाता है। तो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ एरिया कहते हैं जिसको। ये देखिए, लॉ ऑफ एरिया बोलिए, या फिर इसी को एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो सेकंड लॉ क्या है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वैप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल पर इस जो प्लैनेट स्वैप्स करती है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अमाउंट कांस्टेंट। ये देख लीजिए, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये दोनों बराबर रहेंगे। यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा, और डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर टी -1 होगा। ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। एरियल वेलोसिटी आपका ये सेकंड लॉ हो जाएगा। और थर्ड लॉ जो है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड इसको कहते हैं, थर्ड लॉ को, कैप्लर्स के थर्ड लॉ को। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड रिवॉल्विंग इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ये देख लीजिए, टाइम पीरियड स्क्वायर है तो आपका R1 R2 क्यूब में हो जाएगा। तो फॉर 2 प्लैनेट ऑफ सेम सोलर सिस्टम, ये चीज़ हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। अगर टी स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर एवरेज
क्यूब हो जाएगा या फिर एरिया के क्यूब करिए, ये दोनों तो सेम ही है ना, एरिया ही है डिस्टेंस। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट्स में लिखा गया है कैपलर फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ आर बेस्ड, किस पे बेस्ड होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपलर फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों किस पे बेस्ड होते हैं, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पे ये क्या करते हैं, मतलब बेस्ड होते हैं। तो ये देखिए सेकंड पॉइंट देख लीजिए, कैपलर सेकंड लॉ, यहाँ सेकंड लॉ तो था नहीं, फर्स्ट और थर्ड था, लेकिन सेकंड लॉ किस पे बेस होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो कैपलर्स का सेकंड लॉ किस पे बेस था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छे से देख लीजिए। अब थर्ड पॉइंट देख लीजिए, कैपलर्स थर्ड लॉ इज अप्लाइकेबल फॉर, जो कैपलर्स का थर्ड लॉ था वो किस पे अप्लाइकेबल कर सकते हैं, तो कैपलर्स का थर्ड जो लॉ ऑफ टाइम पीरियड वाला था वो अप्लाइकेबल फॉर ओनली सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की ओनली सर्कुलर ऑर्बिट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड बाइनरी स्टार सिस्टम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कुछ फार्मूला है, देख सकते हैं आप ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये फिजिकल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये होता है m1m2 अपॉन r स्क्वायर। ये देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, और em कैपिटल एम और स्मॉल एम, ये देख लीजिए एम, ये यही तो न्यूटन साहब ने बोले थे जब एक सेब गिरा था इंग्लैंड में, आप किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे एप्पल के, फिर एक सेब गिरा तो ये सोचने लगे कि क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। ये चीज़ सब सोचे को काफ़ी दिनों तक सोचते रहे, फिर यही तो रूल दिए थे कि m1 और m2 के बीच कोई फोर्स आपस में लगता है, ट्रैक्शन फोर्स, और इसके बीच रेडियस होता है। ये चीज़ तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये चीज़ हो गया। ये सब फार्मूला आप देख लीजिए। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, अगर डेप्थ की बात करता है तो सिर्फ ये फार्मूला लगता है इनसाइड वाला। तो ये सब हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशनल, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ये देख लीजिए ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू रूट में जी कैपिटल एम अपॉन आर, ये चीज़ हो जाएगा। और इसके वेलोसिटी ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसके वेलोसिटी क्या होता है, तो इसके वेलोसिटी इक्वल टू रूट में 2gm/r, इसी का ऑर्बिटल वेलोसिटी ये याद करिए और इसी में 2 लगा देंगे तो इसके वेलोसिटी हो जाएगा। और कैपलर्स लॉ ये देख लीजिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है। कैपलर्स लॉ मैंने काफ़ी बार बताया कि फर्स्ट जो कैपलर्स लॉ था इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकस, और सेकंड लॉ जो था एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। थर्ड क्या था, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के क्यूब इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। अभी जो हम लोग किए हैं ना वो क्वेश्चन अब आपका सॉल्व होना चाहिए। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये देखिए कैपलस का द्वितीय नियम की बात कर रहा है। तो द्वितीय नियम किस पे? कोणीय संवेग पे। तो अभी तो मैंने बताया था किस पे सेकंड रूल नियम बेस्ड होता है, तो कोणीय संवेग पे, एंगुलर मोमेंटम पे ही। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ग्रहों की गति संबंधित केपलर का तृतीय नियम क्या था? तो तृतीय नियम क्या था? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड आप लिख लीजिएगा, थर्ड ये करेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संकलित रहती है? तो ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संकलित होती है? कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जैसा कि चित्र 8.4 में दिखाया गया है। ग्रह का अधिकतम वेग क्या होगा? तो ये क्वेश्चन देखिए, अधिकतम वेग सूर्य के जो बगल वाला होता है ना उसी पे अधिकतम वेग होगा। तो ये देखिए जब सूर्य के, ये मान लीजिए ए चक्कर लगा रहा है, बी लगा रहा है, सी लगा रहा है, डी लगा रहा है, तो जो सूर्य के एकदम पास वाला होगा यहीं पे वेग जो वेलोसिटी सबसे अधिक होती है इसकी प्लेनेट की। तो इसमें बी ऑप्शन बी लगेगा। आप बी में देखिए किस में है, बी, तो सेकंड में बी भी है, तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती है तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? तो 129 दिन होगी। ये अच्छे से देख लीजिएगा। यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाती है तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 129। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यमी तथा त्रिज्या आरी है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी में अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ME/r²। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एकदम रटने वाले सब क्वेश्चन हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर तथा पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आप एच का मान बताइए। तो एच का मान 64 किलोमीटर है तो 64 ही किलोमीटर रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट लगाएंगे? सेकेंड ऑप्शन आपका 6400 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये दिया गया है जीई तथा जीपी का क्रमशः पृथ्वी तल पर तथा अन्य ग्रहों के तल पर गुरुत्वीय त्वरण है। ग्रह का द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी की तुलना में दोगुने हैं। तो ये दिया गया है पृथ्वी की तल पे दे दिया गया जीई और तल पर तथा अन्य ग्रहों के तल पर ये दे दिया गया। अब इसमें आपका ग्रह द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी की तुलना में दोगुने हैं, तब क्या होगा? तो आपका GE 2GP हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। जो आपका पृथ्वी की तल पे रहेगा वो क्या होगा? उससे डबल हो जाएगा जो ग्रह अन्य ग्रह पे होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, किसी पिंड का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ये देखिए, किसी पिंड का पलायन वेग जो होता है, इसके वेलोसिटी जो होती है किस पे डिपेंड नहीं करती? द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द्रव्यमान पर निर्भर। किसी पिंड का पलायन वेग जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप सही लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, संचार उपग्रह इनिसैट सेकंड बी का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल क्या है? तो 24 घंटे है। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, न्यूटन्स लॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद और कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा फिर। और आप क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चैप्टर से आप लगा सकते हैं। और जितनी भी वीडियो चैनल पे है ना, ये मत सोचिए कि वो पिछले साल कराए गए थे। तो पिछले साल नहीं, कुछ नहीं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ चेंज नहीं होता। तो रिवाइज जितनी भी वीडियो है चैनल पर सभी आप लोग ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि समय काफ़ी कम है और वीडियो बनाने में मुझे भी काफ़ी समय मेरे पास है। तो ये समझिए कि समय का तो काफ़ी कम है दोनों के पास। आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम देने में काफ़ी कम समय है और मुझे वीडियो बनाने में लगभग एक वीडियो बनाने में 3 आवर्स, मिनिमम 3 आवर्स लगते हैं। और मेरे पास 24 घंटे में 3 घंटे अगर मैं वीडियो के लिए निकालता हूँ तो मुझे काफ़ी, ये समझिए कि दिक्कत हो जाती है। तो कैसे भी मैं करके आपका करा दे रहा हूँ। तो वीडियो को जितनी भी है प्रीवियस वीडियो रिवाइज ज़रूर करें। थैंक यू।